किसान कानूनों के समर्थकों से अगर आप बात करें और बिल के फायदे पूछ ले तो वो तुरंत ही तोते की तरह रटा रटाया जवाब देने लगते। वो तो ये भी नहीं कहते कि भाई इसे बिल मत कहो, ये कानून बन चुका है। और वो फायदे क्या गिनाते हैं? पहला कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, दूसरा बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, और तीसरा अब किसान को आज़ादी होगी कि फसल को कहीं पे भी बेच सके। भाई तोते की तरह रटा रटाया आंसर मत दिया करो। बिल को आप समझते नहीं, कानून को आप समझते नहीं, आपने कानून को पढ़ा नहीं, किसान के दर्द को समझने का आप नाटक करते हैं। आप उनके हमदर्द ना बने। अगर आप सचमुच में उनके हमदर्द हैं तो जाइए दिल्ली के जो सीमाएं हैं, जिन्हें इस वक्त भारत सरकार ने सरहद की तरह बना दिया है, वहाँ पे किस प्रकार से इस कड़ाके की ठंड में हमारे किसान भाई रह रहे हैं, उनके परिवार रह रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं। जाकर स्वयं देखिए, उनके जज्बे को सलाम करिए, उनके हौसले को सलाम करिए। उनको आप अब शब्द कहने को तत्पर रहते हैं, मगर आप अपने अंदर झांकने को तैयार नहीं है। क्या किसी के भी जीवन से महत्वपूर्ण है कोई भी कानून? इतने सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, अब तक 47 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको इनके 3 ये जो फायदे हैं, इसके अलावा भी बताती हूँ कि ये किसान कानूनों के समर्थन में क्या कहते हैं। ये कहते हैं पिछले 70 साल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं करा गया। उसके अलावा कहते हैं कि इनके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था तो कांग्रेस को ही ले आती, भला सरकार बना देती हैं। आपको क्यों लाए थे? इसलिए लाए थे कि वो ना हो जो कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा इनका जो सबसे मज़ेदार तीसरी बात है वो है कि राहुल गांधी कहाँ हैं। राहुल गांधी को अगर राजनीति करनी होती ना, जैसे आप उनके नाम से राजनीति करते, क्योंकि आपकी तो दिहाड़ी नहीं चलती, आईटी सेल वाले पैसे किसको देंगे अगर राहुल गांधी को गाली नहीं देंगे? तो राहुल गांधी अगर राजनीति करना चाहते तो वो आज किसानों के बीच में रोज रोज जाते। इससे अच्छा मौका नहीं था, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जितने किसान बैठे हुए ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। अगर राजनीति करनी होती तो इससे बढ़िया समय नहीं था। लेकिन राजनीति नहीं, देश के बारे में सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए, किसानों के बारे में सोचिए और संवेदनशीलता दिखाइए। और भारत सरकार पीछे हटिए, अपने काले कानून वापस लीजिए। झूठ और फरेब की पराकाष्ठा। जो चपरासी बनकर आए थे वो चौकीदार बन गए। और हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। किसान भाइयों को कह रहे थे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1500 जियो टावर जो हैं उनके कनेक्शन काट दिए गए। उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया गया, केवल कनेक्शन काटा गया है। अगर वेस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अडानी अंबानी किसानों को अपने दुश्मन दिखाई दे रहे हैं और हमें भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये उनके विरोध का एक तरीका है। और अगर आप हमारे किसान भाइयों की बातों को नहीं सुनना चाहते तो आपने अपने कानों में रुई ठूस ली, उनको कह दिया आप विरोध कर सकते, करते रहिए विरोध। आपको मालूम है आज एक 18 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई, आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। और देखो, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो सड़कें हरियाणा की सरकार ने खुदवाई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? भाई वो है सरकारी संपत्ति। या जियो के टावर को आपने सरकारी संपत्ति समझ ली थी? या वही बात को आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 70,000 टावर हैं बीएसएनएल के, जल्द ही आप उन्हें जियो को सौंप देंगे? क्या ये कहना चाहते हैं आप? क्या जियो के लिए काम कर रहे हैं? क्या जियो के टावर सरकारी संपत्ति है, या सारी सरकारी संपत्तियां जो है अब जियो की होने जा रही है? साथियों, इस बात को अवश्य सोचिएगा, क्योंकि जिन सड़कों को खोदा गया उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करी गई। हरियाणा सरकार के विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और जिम्मेदारी तय करी जानी चाहिए, क्योंकि एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो केंद्रीय एक इंस्टीट्यूशन है, केंद्रीय डिपार्टमेंट है। और अगर राज्य सरकार ने उनकी सड़कें खोद दी तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये आपको सोचने की जरूरत है। वैसे भ्रम तो आप बहुत अच्छा फैलाते हैं प्रधानमंत्री जी, कितने झूठ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले लॉ के बारे में बता देती हूँ, आप क्या कह रहे हैं और कहते हैं कितना भ्रम फैला रहे हैं। आपको बताऊं आप कितना भ्रम फैला रहे हैं। ये देखिए कि झूठ नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट वाले लॉ में क्या लिखा और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किसान जब चाहे अग्रीमेंट तोड़ सकता है पर व्यापारी नहीं तोड़ सकता। ये झूठ कह रहे हैं। सेक्शन 11 में साफ लिखा हुआ है कि अगर उसका कोई क्लॉज नहीं माना गया या कोई क्लॉज टूटता है तो ये करार टूटेगा, अग्रीमेंट टूटेगा। उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट के तहत जब चाहे ये तोड़ा जा सकता है करार, मतलब दोनों तरफ से अगर सहमति बन जाए तो। फिर इसके बाद दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो लिख कर दे दो। तीसरी बात, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा?
सेक्शन 13 के हिसाब से कंसिलिएशन बोर्ड बनेगा जिसमें दोनों पक्ष के लोग रखे जाएंगे। अगर कंसिलिएशन बोर्ड का प्रावधान एग्रीमेंट में नहीं होगा तो, और या फिर कंसिलिएशन बोर्ड में मामला नहीं सुलझता तो सेक्शन 14 के तहत एसडीएम कोर्ट में जाएगा मैटर। एसडीएम के बाद डीएम कोर्ट और डीएम के बाद एपेलेट अथॉरिटी। 30 दिन, मतलब उतने दिन तक किसान की जो फसल है वो सड़ती रहेगी। अभी बताती हूँ, इसके आगे भी सुन लीजिए कि सेक्शन 15 के हिसाब से कृषि भूमि पर कोई रिकवरी नहीं होगी। सही कह रहे हैं, लिखा हुआ है सेक्शन 15 में। भाई रिकवरी जो है वो आप उसके ऊपर जो बैल है, ट्रैक्टर है, हल है, मशीन है, टूल है, जब वो ले लोगे तो किसान कहेगा भैया हमारी ज़मीन ही ले लो और कम से कम ये जो फसल सड़ रही है इसी को किसी भी तरीके से ले जाओ, किसी तरीके से। समझ गए आप? उसके बाद जो ये संघीय ढांचे पे प्रहार है, इसको देखिए कि अगर कोई राज्य की सरकार कोई कानून लाती है तो उसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस सब्जेक्ट कृषि पर ये वाला कानून जो सरकार लाई है, केवल सरकार, केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी। ये सेक्शन 16 में लिखा हुआ है। कोर्ट जाने की मनाही, मैं पहले भी आपको एक पिछली वीडियो पे बता चुकी हूं कि सेक्शन 19 में कहा गया है कि जो फैसला एसडीएम करेगा, डीएम करेगा या एपेलेट अथॉरिटी, वो फाइनल होगा, कोर्ट नहीं जा। मेरे प्यारे कृषि कानून के समर्थकों, आप ये बता दीजिए कि कहते हैं कि सरकार जो है अभी भी फसल खरीदती रहेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। बिल्कुल सही कह रहे होंगे आप, अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि आप तो भगवान हैं, है ना। अब आप मुझे बता दीजिए कि सरकार से पूछ लीजिए, मोदी जी से पूछ लीजिए और हम सबको भी बता दीजिए कि जो गन्ने का बकाया भुगतान है वो कब तक हो जाएगा। पिछले साल के भुगतान की बात कर रही हूँ, अभी इस साल का तो छोड़ दीजिए, अब जो फसल है वो तो अगले साल वाली तैयार हो रही है। अब देखिए कि पूरे देश में 12,994 करोड़ का बकाया, जिसमें से सरकार ने बहुत प्रेशर के बाद 3,500 करोड़ रिलीज कर दिए, तो बचा क्या? 9,494 करोड़ रुपए। अब इसमें कानून है कि 14 दिन में अगर भुगतान नहीं होता तो 15% के हिसाब से ब्याज लगेगा। अब आप बताइए कि 9,494 करोड़ रुपए और इस पे 15% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं ब्याज, तो यानी कि 7,000 से ज़्यादा तो इसका ब्याज ही, 7,000 करोड़ से ज़्यादा तो ब्याज ही हो जाएगा। तो ये बता दीजिए कि ये कब तक रिलीज होगा। अब खाली यूपी की बात बता दूं तो 8,447 करोड़ 10 लाख तो केवल यूपी का गन्ने का बकाया है। इसको कब रिलीज करवा रहे हैं आप लोग, कृपा करके बता दीजिए, क्योंकि गन्ना किसान जो है वो जानना चाहता है। और अजय सिंह बिष्ट, आपके भगवाधारी सन्यासी मुख्यमंत्री जो सत्ता संभाले बैठे हैं, उनसे भी पूछ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ने का भुगतान कब कर रहे हैं। किसानों को रोकने की व्यवस्था तो उन्होंने खूब कर रखी है, अच्छी तरह से। मतलब कि हमारे किसान जो हैं वो कहीं जा नहीं सकते, वो दिल्ली नहीं पहुंच सकते, तो कम से कम गन्ने का बकाया तो दिलवा दीजिए। कब दिलवाएंगे?